कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है कल की डेट में पढ़े दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल और दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। हमने आप सभी को सिखाया कि अगर दो आवेशित कण होते हैं बेटा, तो उनके बीच जो वैद्युत बल लगता है उसका फार्मूला चाचा कूलाम के हिसाब से Fe बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 by R स्क्वायर दिया जाता है, या इसे 9×10⁹ Q1 Q2 by R स्क्वायर लिखते हैं। जबकि न्यूटन ने बताया कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F∗G बराबर 6.67 × 10⁻11 m1m2/r स्क्वायर। यहाँ इस तरह से हमने बात किया था कल कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर G(m1m2/r स्क्वायर। और बच्चों, दो आवेशों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आपको समझाए थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fe बराबर, आवेशों के बीच वैद्युत बल Fe बराबर, यहाँ पर सूत्र बताए थे 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर G(m1m2/r स्क्वायर और दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 m1m2/r स्क्वायर, और इसका मान होता है 9×10⁹ Q1 Q2 by R स्क्वायर। याद है बच्चों, ये जो दोनों बल थे, इन दोनों बलों की कल की क्लास में हम लोगों ने तुलना पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बेटा? तुलना। हमने आपको दोनों बलों की तुलना समझाई थी कल की क्लास में कि अगर जो है इन दोनों बलों की तुलना की जाए तो याद करिए, दोनों बलों में जब तुलना किए थे तो कुछ समानताएं थी और कुछ विरोधी बातें थी, माने कुछ अंतर था, कुछ समानता थी। समानता पहले दोनों बलों में बताए थे। पहली समानता है कि दोनों ही केंद्रीय बल होते हैं। क्यों केंद्रीय बल होते हैं? क्योंकि दोनों बल दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करते हैं। और दूसरी बताए थे बेटा, दोनों ही संरक्षी बल होते हैं। वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और जो है अभिकेंद्र बल, ये तीन बल संरक्षी बल आपको समझाए थे। फिर उसके बाद दो समानताएं हो गई। तीसरी समानता थी कि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दोनों सूत्र में 1/r स्क्वायर है, माने गुरुत्वाकर्षण बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है और वैद्युत बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो दोनों बल ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको यही समझाए थे कि दोनों बलों में 3-4 विरोधी बातें भी थी, अंतर भी थे। तो सबसे पहले इन दोनों बलों में जो विपरीत बातें या विरोधी बातें थी, एक्सप्लेन किए थे कि दोनों बलों में अंतर या विपरीत बातें क्या हैं। सबसे पहले समझाए थे कि दोनों बल में एक खासियत ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत ही छोटा परिमाण का है। इसका मान 10 की ऋणात्मक घात में है, वो भी ऋण 11, माने ये बहुत सूक्ष्म बल होगा, लगभग नगण्य होगा। जबकि वैद्युत बल 10 की धनात्मक घातों में है, वो भी 9 घात में है, माने खरबों से भी ज्यादा वैल्यू होगी इसकी। तो कहने का मतलब पहला अंतर यही था कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है, और ये पहला डिफरेंस कल आपको समझाए थे। दूसरा डिफरेंस होता है बच्चों, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल में दूसरा अंतर एक्सप्लेन किए थे
कि वैद्युत बल कूलाम ने बताया है, वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होती है। दो आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल भी लगता है और दो आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दोनों आवेश सजातीय प्रवृत्ति के हों, एक प्लस हो दूसरा भी प्लस हो, या एक माइनस हो दूसरा भी माइनस हो, तो जब दोनों आवेश सेम प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच वाला बल का स्वभाव प्रतिकर्षण होता है। वह जो है दोनों बलों को दूर करने का काम करता है या दूर हटाने का काम करता है। याद आया बेटा? और ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताए थे कि वैद्युत बल की प्रकृति तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सदैव और सदैव आकर्षण होती है। दो द्रव्यमान सदैव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गया था। तीसरा डिफरेंस आपको समझाए थे, अगर याद हो, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तीसरा जो अंतर था कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी दो वस्तुएं चाहे वायु में रखी हो, चाहे निर्वात में हो, चाहे तेल में हो, चाहे जल में हो, चाहे दूध में, चाहे जहां रखी जाए, लेकिन उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल फिक्स है, वही आएगा, बदलेगा नहीं। लेकिन दो आवेशों के बीच का जो वैद्युत बल है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। हमने आपको फार्मूला बताया हुआ था कि वैद्युत बल या फिर प्रोपोर्शनल 1/k। वैद्युत बल माध्यम की उपस्थिति होने पर घट जाता है। अगर किसी ऐसे माध्यम में वैद्युत बल को रख दिया जाए जहां पर जो है माध्यम का परावर्तकांक कम हो तो वहां वैद्युत बल का मान ज्यादा होगा, और किसी ऐसे माध्यम में जो है आवेशों को रख दिया जाए जहां परावर्तकांक जो है ज्यादा हो तो वहां वैद्युत बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस, कि ये तीनों जो है अंतर थे हमारे जो है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में। एक कल बेटा संबंध में निकलवाए थे कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल और उनके जो है बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में रिलेशन डेरिवेशन करके दिखाए थे कि दो आवेशों के बीच का जो वैद्युत बल होता है वो उनके मध्य के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻43-44 गुना होता है। यही जो है टॉपिक आया था, कल हमने डिराइव किया था। बच्चों, ये जो वैद्युत बल है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल, सभी लोग, क्योंकि इसमें बल लिखा है इसका मतलब यह एक सदिश राशि है। तो वैद्युत बल एक सदिश राशि होती है, और जब ये सदिश राशि होती है तो इसका निरूपण वेक्टर तरीके से किया जाता है। अब निरूपण जब वेक्टर तरीके से करना है तो इसमें परिमाण भी होगी और क्या होगा? दिशा होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा गौर से, काम की बात। अगर ये एक स्थान A हो और यहाँ पर Q1 कूलाम का कोई एक बिंदु आवेश रखा हो, सभी ने देखा कि स्थान A पर Q1 कूलाम का एक क्या रखा है? बिंदु आवेश। और इस आवेश से या इस बिंदु से r दूरी पर दूसरा आवेश रखा हो Q2 कूलाम का। चित्र देखिए और जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझिए, क्योंकि बहुत झकास चीज बता रहे हैं। गौर से देखिए, एक बिंदु आवेश Q1 कूलाम का कहां पर रखा है बेटा? स्थान A पर, और दूसरा बिंदु आवेश कहां पर रखा है? स्थान B पर, Q2 कूलाम का। और ये कितने कूलाम का है? Q1 कूलाम का। इधर क्लियर? तो एक आवेश A पर Q1 कूलाम का, दूसरा आवेश B पर Q2 कूलाम का, दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा? r। अब अगर कूलाम के नियम का प्रयोग करें तो कूलाम चाचा बता के मर गए हैं और हम समझाते हुए थक गए हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इन दोनों आवेशों के बीच Q1 व Q2, ध्यान दीजिएगा, के मध्य, राजा वैसे देखते रहिए, काम की चीज बता रहे हैं, Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, प्यारे बच्चों, यह बराबर, हमने आपको पढ़ा दिया, निकलवा दिया सूत्र, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे। इधर क्लियर? लेकिन यहाँ हम बताना क्या चाहते हैं, वैद्युत बल का सदिश निरूपण, मतलब वैद्युत बल वेक्टर राशि है तो इसे वेक्टर रूप में कैसे प्रकट किया जाएगा।
तो वैद्युत बल का कौन सा निरूपण? सदिश निरूपण। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, वैद्युत बल का सदिश निरूपण। तो अब आप बच्चों ध्यान से समझेंगे तभी आएगा, क्योंकि 11th की वेक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करूंगा और आप सभी लोग जो है रिक्वेस्ट है कि को थोड़ा मन लगा के समझिएगा वेक्टर एनालिसिस को। इज दैट क्लियर? ध्यान से हैं। एक आवेश क्या है? Q1 कूलाम का, दूसरा आवेश क्या है? Q2 कूलाम का। आर दूरी पर रखे हैं, उनके बीच बल लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। लेकिन हमने बताया कि बल वेक्टर राशि होती है, तो इसलिए इस का वेक्टर तरीके से निरूपण होना चाहिए। तो जब वेक्टर तरीके से निरूपण करेंगे तो बेटा इनके बीच के बल को हम दो तरीके से दिखाएंगे। कई तरीके से दिखाएंगे? होता क्या है समझो, ये दो आवेश हैं, हो सकता है इस आवेश के द्वारा उस पर बल लग रहा हो, समझ में आया? या उस आवेश के द्वारा इस पर बल लग रहा हो। और जब सदिश निरूपण करेंगे तो बल के साथ बल की क्या लिखते हैं? दिशा। तो देखो जरा, वैद्युत बल, ध्यान से देखिएगा, का सदिश रूप कौन सा रूप बेटा? सदिश रूप। पहली चीज तो अभी आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? याद रहेगा, ये आप नहीं लिखेंगे वेक्टर है। और जब वेक्टर लगा दिए तो यहाँ कैसी लिखेंगे? दो, परिमाण और दिशा। वेक्टर राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ, तो परिमाण से पूरा लंतरानी ये पूरा लंतरानी, ये तो परिमाण हुआ। बगल में क्या लगा देंगे? दिशा। तो आप जान लीजिए कि कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया होगा वेक्टर एनालिसिस में कि कुछ वेक्टर भगवान ने या जो है वैज्ञानिकों ने बनाए हैं कि जो दिशा बताने के लिए प्रकट किए जाते हैं, जिनको यूनिट वेक्टर या जो है इकाई सदिश कहते हैं। कैप लगाकर लिखे जाते हैं। यहाँ बगल में आर कैप लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? और ये जो है वैद्युत बल का कौन सा रूप हो गया बेटा? वेक्टर रूप या सदिश रूप। ये इतना पूरा क्या है? परिमाण। ये क्या है? समझ आया? लेकिन अभी हमने बताया कि इससे इस पर बल हो सकता है और इससे माने वैद्युत बल यहाँ दो तरीके से बताया जाएगा। क्या तरीके से बताया जाएगा वैद्युत बल बेटा? दो तरीके से बताया जाएगा। कैसे कैसे? गौर से समझो जरा, दो तरीके से कैसे बताएंगे। एक बार इस आवेश के द्वारा इस पर बल, Q1 द्वारा Q2 बल, तो ये आवेश उधर की ओर बल लगाएगा कि नहीं? तो इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा इसकी दिशा इधर होगी कि नहीं? और मान लेते हैं इसकी दिशा उस साइड है। ये 1 द्वारा 2 पर बल लग रहा है F12। क्या? F12 का मतलब बेटा 1 द्वारा 2 पर बल, ठीक है। तो यहां वेक्टर F12 1 द्वारा 2 पर बल, ऐसे, ठीक है। सूत्र यही सब रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r² यही रहेगा। लेकिन अब दिशा उधर वाली, तो इधर वाली दिशा को कुछ लिखें। जैसे मान लीजिए इसके तरफ R12 है, माने दिशा R12 है, तो यहाँ जो है बगल में क्या लिख देंगे? R12 है। ये क्या है? बल है, लेकिन आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगा बल है। बात समझ में आई? इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर जब बल लगेगा तो इसकी दिशा इधर होगी कि नहीं? और उसका नाम क्या लिखेंगे? वेक्टर F12। 1 द्वारा 2 पर लगा बल, वेक्टर F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। और उस दिशा का इकाई सदिश क्या लिख रहे हैं? आप कुछ भी मान लो, हमने देखो ये R12 का मान लिया है और इसको ऐसे बना दिए, इस तरह माने इधर की हो रही है। समझ आया? ऐसे ही इस आवेश द्वारा इस आवेश पर बल किधर लगेगा? इस साइड। और इस बल को हम क्या लिखेंगे? 2 के द्वारा 1 पर बल F21 वेक्टर में लिखेंगे कि नहीं?
और वैल्यू देखो कैसे रखेंगे, बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमसे परिमाण से कोई मतलब नहीं है, दिशा इधर की दिशा दिखाएं, तो इधर की दिशा के लिए हम मान ले रहे हैं इधर 2 से 1 की ओर R21 कैप ऐसे है, तो यहाँ R21 कैप लिख दिए, समझ आया। तो इसी तरह से बच्चों हम आवेश Q1 से Q2 वाला बल या Q2 से Q1 वाली दिशा का बल वेक्टर निरूपण से दिखाएंगे। अब ये चीजें थोड़ा कठिन लगने लगी होगी, क्यों? क्योंकि थोड़ा लॉजिक यूज होने लगा, इजी चीजें नहीं है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, एक आवेश अगर ए पर रखा हो, हालांकि बेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में आवेश के बारे में अगर अभी IIT की तैयारी करते हो तो कूलॉम के नियम के बारे में बहुत भौकाली चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर अभी बताने लगेंगे तो हमारा कोर्स नहीं खत्म हो पाएगा। बहुत चीज़ें हमें भी आती है और मज़ा भी आता है, हमें बताने में भी, पढ़ने में भी, हम खुद भी पढ़े हैं, IIT लेवल की चीज़ें हैं। तो इधर देखिए बिंदु ए है और बिंदु बी है, दोनों बिंदुओं पर दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2। कितनी बीच की दूरी है? अगर इतना ही कहानी होती तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या सूत्र होता बेटा? या बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे। लेकिन हमको बल का कौन सा रूप देखना है? तो जब सदिश रूप देखना है तो इसमें वेक्टर बताना है, दिशा और परिमाण दोनों बनाना है। माने वैद्युत बल का सदिश रूप मतलब F के बजाय वेक्टर F लिखना है, और ये तो इतना परिमाण है, बगल में क्या लिखना है? लेकिन हम यहाँ पर पूरा नहीं है, क्योंकि हमारा वैद्युत बल दिशा के रूप में दो तरह से हो सकता है, Q1 से Q2 की दिशा में बल हो सकता है या Q2 से Q1 की दिशा में बल हो सकता है। और जब Q1 से Q2 की दिशा में बल होगा, Q1 से 1 से 2 की दिशा में बल, वेक्टर F12, परिमाण तो वही रहेगा क्योंकि दोनों आवेश वही है, दूरी वही है, केवल बदलेगा क्या? दिशा सदिश, दिशा वाला वेक्टर। वह वेक्टर यूज किया जाएगा जो 1 से 2 की ओर हो, जिसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर हो। तो Q1 से Q2 की ओर देखो इकाई सदिश क्या यूज हो रहा है? R12 का। तो ये इस तरह से हो गया, इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर बल जानना हो तो F21 2 के द्वारा 1 पर वेक्टर F21 बराबर आवेश और दूरी तो वही है 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दिशा बदल गई, दिशा अब क्या हो गई? B से A की ओर, 2 से 1 की ओर, और उसका इकाई सदिश क्या मान लिए? R21 कैप। यहाँ राइट आउट कर दिए। तो ये कूलॉम के जो है वैद्युत बल का वेक्टर निरूपण है। अगर हम वैद्युत बल को वेक्टर रूप में लिखते हैं तो इस स्टाइल में लिखते हैं, मेरे ख्याल समझ आना चाहिए इस तरह से। कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट। कूलॉम के नियम का, सभी लोग ध्यान देंगे, कूलॉम के नियम का, आवाज नहीं, वेक्टर स्वरूप। कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप। प्यारे बच्चों, बस केवल लैंग्वेज है, ठीक है। अभी जो बढ़ाएं, अगर इसको समझ में आया होगा तो बड़े आराम से सारी चीजें समझ जाओगे। कूलॉम के नियम का कौन सा स्वरूप है? वेक्टर स्वरूप। कूलॉम के नियम का वेक्टर रूप क्या है, यही हम आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं। देखो, मान ले रहे हैं दो आवेश हैं Q1 और Q2, जैसे भी माने थे, वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। Q1 वाला आवेश Q2 पर बल लगाएगा, Q2 वाला आवेश, हाँ, अच्छा, माना Q1 व Q2 दो आवेश परस्पर, आवाज नहीं, r दूरी पर स्थित है। प्यारे बच्चों यहां ध्यान दो, Q1 और Q2 दो आवेश परस्पर, कोई दिक्कत बेटा? आवेश Q1 स्थान 1 पर है, जैसे ही स्थान A था वैसे स्थान 1, और Q2 कहाँ है? स्थान 2। दोनों आवेश, टाइम बोला था, तुम लोग भी बोल सकते हो, नहीं बोल पाओ,
दोनों आवेश स्थान वन नहीं निकलेगी। नहीं बोल पाओ नहीं बोल पाओ। स्थान वन व स्थान दो पर स्थित है। कुछ चीजें हम ही कर सकते हैं। इस टाइम बोलते हैं Q1 व Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं और कहां पर है? स्थान वन और दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, चलो फोटो देखो। एक आवेश स्थान वन पर है Q1 कूलाम का, दिखा कि नहीं? ओके। इस आवेश से बच्चों r की दूरी पर दूसरा बिंदु है जहां पर आवेश क्या है? Q2। दोनों आवेश के बीच की दूरी हमने मान लिया r। पक्का? इस आवेश के द्वारा इस वाले आवेश पर बल लगेगा और उसकी दिशा कुछ ऐसे रहेगी। 1 द्वारा 2 पर बल F1 2। नहीं समझ में आया? वेक्टर F1 2 आवेश 1 द्वारा 2 पर लगा बल और इसकी दिशा का इकाई सदिश R12 कैप इस दिशा में, फिर जात बल और इस दिशा में इकाई सदिश का मान लें R21 कैप। इस सब इकाई सदिश माना था हम या दिशा पर। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर भी बल लगेगा F21। ठीक है, समझ आया? समझ आया कि नहीं? आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगा बल वेक्टर F12। अब तो समझ में आना चाहिए। बल मतलब सदिश राशि में लिखा था कि परिमाणों लिखी और का लिखी बेटवा? कुलमुआ परिमाण बताएगा कि ना है? कुलमुआ बताए भगवान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बता परिमाण हो गया। अब का लिखा क्या है? दिशा। तो वह कहती जाए कहे ना, वह कहती वाला लाइन उधर जाता है R12 ये वाला इकाई सदिश लिखना है। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, दोहरे ऊपर है। मजा आएगी कि ना? आवेश Q1 द्वारा Q2 बल लगा बल वेक्टर F12 इक्वल 1/4 Q1 Q2 R12 है। इज दैट ओके? क्लियर? आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगा बल सदिश राशि है ना, परिमाणा दिशा दोनों है ना। ओम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 यह करती दिशा। प्यारे बच्चों, यही कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप है। यह इतना पूरा लंतरा नहीं है, फुल वर्णन बोल दो तो यह कूलाम के नियम का क्या हो जाता है? वेक्टर स्वरूप। हाँ, आवाज नहीं कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप है। ऐसा साक्षी बोलो। कूलाम के नियम का क्या है? वेक्टर स्वरूप। इज दैट ओके? एक बात और है पुरानी। इधर देखो, दोनों समीकरणों को देखो। ये जो R12 कैप है क्या? और ये जो R21 कैप है, हाँ क्या दोनों ना कदी बात फिर से समझो। R12 कैप और R21 कैप दोनों इकाई सदिश। दोनों क्या है? इकाई सदिश। और ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण एक हो उन्हीं को इकाई सदिश कहते हैं कि नहीं? तो एक का परिमाण कितना था? और एक है क्या? देखा दोनों बराबर लेकिन है, लेकिन लग गया ना। अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3 तुमको क्या पता? तो देखो जरा R12 और R21 बराबर है कि नहीं? लेकिन
लेकिन R12 देखो तारो ओमन भागत बाकाश 1 से 2 की ओर, लेकिन R21 और हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, इस चीज को यहाँ स्पष्ट कैसे कहते हैं? ओके, तो R12 एंड R21 परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, इसलिए R12 कैप लिखा जा सकता है माइनस R21 कैप। अब फिर से तारो दोनों को, तारो दोनों को, देखा नहीं देख पाए, फिर से देखो समीकरण 1 और 2 को देखो चुप्पे से, इतना पूरा फुल ब्रेकर और इतना मेरा फुल ब्रेकर बराबर है कि ना? यह दोनों बराबर है कि ना? लेकिन माइनस में बराबर है। तो जब RHS वाली पूरी लंतरानी पूरा एक कढ़ी समोसा जितना बड़ा जम चीज सब बराबर है, तो इधर दोनों बराबर है कि ना? लेकिन हमें दिशा विपरीत हो गया कि ना? इधर हो जाए ना, इसलिए वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F21। इसकी बात समझो, फिजिक्स में घुसता चला जा रहा हूं, एकदम एक एक चीज जो है समझाते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूं। यहाँ तक समझ में आया था, फिर यहाँ की कहानी हुई, अब यहाँ की कहानी हुई। देखो एक आवेश यहाँ रखे हैं, बोलो Q1 और दूसरा इसने इसको बल लगाया, इधर लगाया F12 वेक्टर F12 और इसने भी इधर बल लगाया वेक्टर F21, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? तो माने दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहे हैं, लेकिन दिशा क्या है? याद करो भयानक तूफानी रात जब जो है न्यूटन मरने वाले थे, तो बताकर मरे हैं कि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो समान परिमाण किंतु विपरीत, जैसे अगर हम दीवार पर बल लगाएं तो हमारे हाथ को भी दर्द होता है, क्यों? क्योंकि हमने बल लगाया दीवार को, वो लगाया हम पे, दोनों थे बराबर, दिशा थी विपरीत। बात समझ में आई? तो यहाँ भी कुलम्बा वाला नियम देखो, जो दोनों आवेश हैं, पहले का आवेश दूसरे पर लगाओ था, दूसरे का आवेश पहले पर लगाओ था, दोनों समान परिमाण में आ लेकिन दिशा में टाइप करा काला। एक मतलब कूलाम के नियम न्यूटन वाले नियम का पालन करता है। न्यूटन वाला नियम कहा रहा है क्रिया प्रतिक्रिया या गति विषयक तीसरा नियम कहा जाता है ना, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह होता है ना। तो कूलाम बल में भी यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर, बोलो मेरे साथ, दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशा का बल लगाते हैं। दोनों आवेश द्वारा एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशा का माने जो है ये बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करता है। कभी कभी कहता है सिद्ध करो कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करता है, तो सिद्ध नहीं हो गया कि जब जो है कूलाम नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल समान परिमाण और विपरीत दिशा का होता है, माने प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी को तो न्यूटन का गति विषयक नियम या क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। तो ये साबित हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को भी यहाँ पर नाप लिया, देख लिया, समझ